हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। बच्चों फिर हम लोग हाजिर हुए हैं क्लास 11th की क्लास फिजिक्स लेकर के हम लोग बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर 3 में हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यूनिट से कैसे डायमेंशन निकाल लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में खत्म किया था इस पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि जो हमारा जो डायमेंशन है, विमीय विश्लेषण है, उसका क्या अनुप्रयोग है ना, इस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों देखा जाए तो स्पेशली इसका 3 जगह प्रयोग होता है। पहला जो प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं मतलब कि एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पहला यूज हम लोग करते हैं। बात समझ गया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करें। पहला एप्लीकेशन इसका यही है, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, है ना, या सीजीएस को एसआई यूनिट में कैसे चेंज करें। इस तरीके से आपको इसमें सीखना है, ठीक है ना। तो दूसरा जो आप सीखने वाले बच्चों, जो दूसरा सीखने वाले हैं आप, इसमें जो सीखेंगे, जो दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि सिंपल सी बात है कि किसी भी जो 2 इक्वेशन दिए होते हैं उसके करेक्टनेस की जांच करते हैं, यानी वो सही है कि नहीं। जैसे कोई भी इक्वेशन दे दिया है ना, तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, पता करते हैं कि दोनों हमारा इक्वेशन क्या है, सही है कि नहीं। तो इसको कैसे पता करते हैं, लेफ्ट हैंड डायमेंशन निकालते हैं और राइट हैंड डायमेंशन निकालते हैं, यानी दोनों साइड की डायमेंशन निकालते हैं। दोनों साइड की डायमेंशन अगर इक्वल आ गई तो हम बोलते हैं कि क्या है, जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या यूज है इसका बच्चों, तीसरा ये यूज है कि अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी दे दे, जैसे यानी कि हम बात करें कि किसी भी इक्वेशन, साफ मैं अगर शब्दों में बोलना चाहूं तो यह है कि किसी भी इक्वेशन को डिराइव करना, यानी फार्मूले को बनाने के लिए डायमेंशन का हम लोग यूज करते हैं। तो 3 यूज क्या समझ गए, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, है ना, दूसरा किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस की जांच करना, सही है कि नहीं, तीसरा फॉर्मूले को डिराइव करना, ठीक है ना। 3 जगह इसका यूज है। आइए बारी बारी से इनको सीखते हैं। देखिए पहला क्या है बच्चा, पहला है हम लोग देखते हैं टू कन्वर्ट। पहला जो है आपका टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, है ना। क्या करना बच्चों, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना सीखते हैं, है ना। तो ये किस पे बेस्ड है बच्चा, तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट पे बेस्ड है बेटा, याद करो मैंने आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस फैक्ट पे बेटा, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इनटू यूनिट, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल्स टू हो जाता है कांस्टेंट। किसके इक्वल होता है बच्चों, कांस्टेंट के इक्वल होता है ना। इसी प्रिंसिपल पे हम लोग क्या करेंगे, काम करें। न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी उसकी यूनिट होगी, हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, है ना। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या है, यूनिट, यानी कि पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये पहले सिस्टम की यूनिट है। ये पहले दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरे सिस्टम की यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड अपना काम करने वाले हैं। तो चलिए, तो बच्चों हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि n1u1 इज इक्वल टू क्या होता है, n2u2, और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है बेटा निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। a b c क्या है, पावर है, इसी को डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं सारी बातें, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, समझ के चलते हैं हम लोग सारी चीजें। देखिए अब क्या करने वाले हैं, देखिए इसी फॉर्मूले बेस्ड हम अपना काम करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग छोटा सा, है ना, एग्जांपल लेके चलते हैं।
तो एक काम करते हैं बेटा, एग्जांपल लेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, है ना, या साइड में समझा ही सकता हूं। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम लोग कि कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि एक न्यूटन को क्या लिख के चलते हैं हम लोग, बताइए बच्चों। एक न्यूटन को हम लोग क्या लिख के चलते हैं डाइन में? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही होता है, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है अच्छे से। फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने ऊपर लिखा है, n2 इज इक्वल टू n1, या दिख रहा है, हाँ, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, है ना। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? t1 अपॉन t2 की पावर c, ये लिख दिया हमने। अब सिंपल सी बात है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज रख के चलेंगे। तो चलिए n1 की वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे n2 इज इक्वल टू, ऐसे लिख के चलेंगे हम लोग यहाँ पे कि n2 इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए यहाँ पे m1 अपॉन m2 है, मास है, ठीक है बेटा। तो देखो kg से है, नीचे क्या लिख देंगे? न्यूटन, ऊपर क्या है? kg है ना, और नीचे क्या है बेटा? ग्राम, ठीक है ना। तो kg है बेटा, ऊपर क्या लिखेंगे? kg, और न्यूटन यहाँ क्या लिख देंगे? ग्राम। सिंपल सी बात है, पावर कितनी हो गई? पावर कितनी हो जाएगी? एक ही। बताइए यहाँ से देख के बताइए पावर कितनी है? 1 है। देखो यहाँ पे kg की पावर कितनी है? 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर यह है लेंथ यानी मीटर, तो बेटा क्या ऊपर मीटर है, नीचे क्या है? सेंटीमीटर है। मीटर है, मीटर को m से डिनोट करते हैं, और ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर 1, यहाँ भी कितनी है? पावर 1 ही है, ठीक है। अब बताओ, सिंपल सी बात है बेटा, t1 अपॉन t2 मतलब टाइम, सेकेंड, तो टाइम की पावर कितनी है? 2 है। तो ध्यान दीजिएगा 2 है तो ये अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ क्या हो जाएगा? t1 अपॉन t2 की पावर -2, t1 अपॉन t2 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस तरीके से काम करेंगे। कैसे हो गया समझ लीजिए। न्यूटन को हमें किस में कन्वर्ट करना था? डाइन में, यानी कि डाइन क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में होता है। किस में होता है? सीजीएस सिस्टम में होता है। न्यूटन तो एसआई सिस्टम हो गया, लेकिन जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, आपको मैंने बता रखा है कि सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए हमने ऊपर मीटर में रखा, क्योंकि न्यूटन एसआई यूनिट में क्या होता है? मीटर, और नीचे किस में बदलना है? डाइन में। तो देखो जिसको बदलना है उसको ऊपर, और जिसमें बदलना है उसको नीचे। सीजीएस सिस्टम में बदलना है एसआई से, तो सीजीएस वाले को क्या करेंगे? नीचे। तो सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, देखो नीचे सेंटीमीटर लिखा है, ठीक। और जी फॉर क्या होता है? ग्राम, देखो ग्राम को नीचे लिखा है, ठीक। और एस फॉर क्या होता है? सेकंड, है ना, सेकंड, तो सेकंड को सेकंड में ही, तीनों में वही होता है, ठीक है। तो किससे बदलना था? न्यूटन से। तो न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है, तो एसआई में मास का यूनिट क्या होती है? केजी, इसलिए केजी क्या है? ऊपर रखा है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, इसलिए मीटर कहाँ रखा है बेटा? ऊपर रखा है, ठीक है। और टाइम का तो टी का टी होता ही है, ठीक है। तो आप समझ गए मैंने क्या बताया ट्रिक? जिसको बदलना है उसको ऊपर, जिसमें बदलना है उसको नीचे, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, बच्चा बताइए। अब जिसमें बदलना है तो बताओ, ग्राम में बदलना है तो केजी ग्राम कैसे बदलोगे? तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम, अपॉन में क्या हो जाएगा? नीचे भी ग्राम की पावर 1 लिखने कोई मतलब नहीं। मीटर, तो सिंपल सी बात है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, है ना। अब टाइम है ना, टाइम को सेकंड मेजर करते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चा? सेकंड। तो सेकंड में लिखेंगे तो यहाँ पे सेकंड ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? सेकंड लिख के चलिए, है ना, सेकंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है, सेकंड। अब बताओ सेकंड से कोई मतलब ही नहीं है, तो सेकंड को ऊपर लिख दिया हमने, सेकंड अपॉन में सेकंड की पावर -2, ठीक है। सेकंड में सेकंड हमने बदल दिया। अब देखिए, अब हम लोग बदलना शुरू करते हैं बेटा। देखिए जीएम, ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या हो गया आपका? n2 इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू कितना हो जाएगा? ये 1000 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100, और यहाँ क्या बचा? 1 की पावर
-2 बचा है 1 की पावर, क्योंकि सेकंड एक बार में चला गया -2। अब 1 की पावर कुछ भी होती है, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया 3 और 2 5, यानी n2 की वैल्यू हो गई 1 के आगे 1 2 3 4 5 है ना, तो n2 की वैल्यू हो गई 10 की पावर 5। n2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 की पावर 5 आ गई। तो इसका मतलब आप क्या समझे, n2 की वैल्यू 10 की पावर 5 आई, यानी कि हमने किस में बदल दिया, एक यूनिट के सिस्टम से दूसरे यूनिट में बदल दिया। और U2 मतलब यूनिट होती है, किस में बदलना था, डाइन में। n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन को डाइन बदलना था, तो हमने बोल दिया देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, हमने कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए, तो इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। तो इसी बात को आपको समझ के चलना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, तो आप इसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बदलना होता है उसको ऊपर, जिसमें बदलना होता है उसको नीचे रख के चलते हैं। ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको पहले बताया। ठीक है, तो वीडियो पॉज, आई होप आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। तो जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा एप्लीकेशन इसका पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए दूसरा एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं हम लोग, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या है उसको समझते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। होमोजेनिटी, इसको आप बोल सकते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि नहीं। अब जब इक्वल होगा, समान होगा, होमोजेनियस मतलब क्या होता है, समानता बताना है ना। तो अगर आप समान है दोनों इक्वेशन तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी बातचीत करके देख लेते हैं बच्चों। तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन करते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चेक द इक्वेशन, चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, चेक द इक्वेशन, या ऐसे लिख दो चेक द करेक्टनेस, या ऐसे मैं लिख देता हूं चेक द इक्वेशन वेदर check the equation whether it is correct or not, it is correct or not, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब क्या इक्वेशन है मैं आपको लिख के दिखाता हूं। x इज इक्वल टू लिख रखा है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं बच्चा, चेक करके, है ना, कि करेक्ट है कि नहीं। देखिए यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर कहानी क्या है, x बोलिए, चाहे आप इसको s बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोल दीजिए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपको सबको पता चल गया होगा कि ये किसका इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, गति का दूसरा समीकरण है। तो आइए इसको चेक करके देखते हैं करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो बेटा देखो, करेक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन लेके चलते हैं, देखते हैं अलग अलग। अच्छा बताइए एक बात, ये क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
अच्छा, तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस हमेशा ये पूरी पूरी क्या होनी चाहिए आपकी, डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी तो इक्वल होगी। और ये डिस्टेंस होगी तो इसमें दो चीज जुड़ी हुई हैं, तो ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, और ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक है ना। तो आइए, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस ही जुड़ सकती है, तो आइए सब काम क्या करते हैं, डायमेंशन निकाल के चलते हैं। देखिए, तो सिंपल सी बात, ये डिस्टेंस है तो एस की इसकी यानी कि लेफ्ट हैंड बीमा, लेफ्ट हैंड डायमेंशन LHD है ना। LHD का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डायमेंशन। तो एस क्या है, लेंथ है, लेंथ की बीमा क्या हो जाती है, L। क्या हो गई बच्चों, L हो गई। चलो अब राइट हैंड डायमेंशन की बात करते हैं, है ना। राइट हैंड डायमेंशन की बीमा मतलब राइट हैंड डायमेंशन चेक करते हैं। चलो सबका अलग अलग देख लेते हैं बच्चों, क्या है UT। अब देखिए UT की डायमेंशन चेक करेंगे तो U क्या है आपका, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, आपको मैंने करना सिखाया था। और टाइम की क्या होती है, T। क्या होती है बच्चों, टाइम की T होती है। टाइम क्या होता है, सेकंड। सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, T। अब मुझको आप चेक करके बताओ, देखो LT-1 और बगल में क्या लिखा है, ये +1 है, कुछ नहीं तो क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T+1। अब देखो नीचे मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो +1 और -1 हो गया, क्योंकि पावर क्या हो गई, ऐड। तो आप मुझको खुद बताइए, तो LT की पावर क्या बन गया, 0। ये प्लस माइनस कट गया 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 करते हो 1 आता है। तो क्या बचा मेरे पास, केवल L बचा। क्या बचा, L बचा ना। ये किसकी डायमेंशन है बेटा, UT की डायमेंशन है ना, UT की डायमेंशन है ना। UT की डायमेंशन क्या है, L है। ठीक, अब चेक कर लेते किसकी डायमेंशन बच्चों, हाफ AT की। देखो जो न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं उसकी डायमेंशन नहीं एग्जिस्ट करती, तो केवल हम किसकी डायमेंशन चेक करेंगे बच्चा, A की। डायमेंशन ऑफ AT मैं लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ AT की बीमा चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए AT क्यों, AT² की बीमा। ठीक, तो देखो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे यहाँ पे, AT², यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, LT-2। और यहाँ पे टाइम का T होता है, इसकी पावर क्या लिखी है, 2। तो सिंपल सी बात है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में अगेन बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका, LT-2 + 2 है ना। तो क्या हो जाएगा, LT की पावर 0। क्या बन जाएगा बच्चों, LT की पावर 0 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, L। तो AT² की डायमेंशन भी कितनी आ गई, L आ गई। और UT की डायमेंशन भी कितनी है, L है। और S की डायमेंशन भी कितनी है, L है। तो यानी आप देख क्या पा रहे हैं, मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था बच्चों, शुरू मैंने आपको क्या समझाया था कि ये भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस के इक्वल होगी। इसका मतलब दोनों ही क्वांटिटी हमारी क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी देखो डिस्टेंस होगा तभी डिस्टेंस साथ जुड़ता है। सेम क्वांटिटी हमेशा सेम क्वांटिटी के साथ जुड़ती है ना। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो आप क्या समझ गए, UT भी हमारा, इसकी भी डायमेंशन L है, हाफ AT², हाफ से कोई मतलब नहीं है, AT² की डायमेंशन भी कितनी है, L है, और इसकी भी डायमेंशन L है। यानी देखा जाए तो सबकी डायमेंशन क्या है, L है। इसका मतलब है सारी डायमेंशन आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम बोल देंगे कि हाँ, ये जो इक्वेशन लिखा है क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। बात समझ पाए, इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। तो ये हमारा रहा दूसरा एप्लीकेशन। क्या था बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन था। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, दोनों की डायमेंशन निकाल के। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। ओके, चलिए बच्चों आइए हम लोग देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन इसका। ठीक है, और आखिरी एप्लीकेशन इसका। इसके बाद बच्चों हम लोग शुरू कर देंगे एरर। क्या शुरू कर देंगे, एरर एनालिसिस। ठीक है ना, डायमेंशन यूनिट डायमेंशन हो जाएगा, और फिर उसी में है एरर, है ना। तो एरर भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। फर्स्ट चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो थर्ड क्या है बेटा, डिड्यूस। किसी भी थर्ड एप्लीकेशन क्या है बच्चा, तो किसी भी इक्वेशन को डिड्यूस करना है ना, डेराइव करना। तो थर्ड एप्लीकेशन आप इसका लिख लेंगे, डिड्यूस रिलेशन
डिड्यूस रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी, है ना, डिड्यूस द रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटी, है ना, भौतिक राशियों के बीच रिलेशन स्थापित करना क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोल रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोल रखा है, मैं यहां लिख देता हूं कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। क्या बोला है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। किसकी बोला बच्चों? पेंडुलम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम if it is function, pendulum, if it is a function of mass, if it is function of mass, function of mass, और क्या बोला है? मास m, लेंथ L, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन A, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो चलिए बेटा हम लोग डिराइव करके देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे डिराइव करते हैं। देखो आपसे बोल क्या रहा है बच्चों को, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? T, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है इफ इट इज फंक्शन ऑफ मास। अगर वो किसका फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या क्या है उसमें, किस पे डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं फंक्शन। तो मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना। तो आप अच्छा एक्सेलरेशन पे यहां पे देखो ए नहीं हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। आप यहां समझना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। बात समझ गए? मैं बार बार बोल रहा हूं यहां क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, पेंडुलम आपको सबको पता है क्या होता है, जो ऐसे ऐसे क्या करता है, मोशन करता है। देखो जैसे ऐसे ऐसे मोशन करता है उसे क्या बोलते हैं? पेंडुलम, ठीक है ना। वॉल क्लॉक में लगा होता है, दीवार घड़ी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चा, तो जिस पे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो लेट कर लेंगे कि लेट, है ना, तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। सब पे अलग अलग डिपेंड करता है, सबको कंबाइन कर देते हैं। अच्छा कितना, अच्छा मास, कितने मास पे डिपेंड करता है? पावर हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं बच्चों, पावर अलग से ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्या, X, Y और Z, पावर अलग से ले लिया। अब तीनों को कंबाइन करने पर, या ऐसे बोल दीजिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, कंबाइन करेंगे बच्चों तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M की पावर X, L की पावर Y, G की पावर Z, ये मिल गया। प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटती है कोई ना कोई क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट आता है। तो T इज इक्वल टू क्या जाएगा, M की पावर X, L की पावर Y, G की पावर Z, और यहाँ कांस्टेंट हम K मान लेते हैं। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा टारगेट क्या होगा बच्चा, X, Y और Z की वैल्यू निकालने में। X, Y और Z की वैल्यू निकालेंगे। X, Y, Z की जैसे वैल्यू निकालेंगे, निकाल के हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। और जो क्या है, K कांस्टेंट है, तो बाय एक्सपेरिमेंट हम इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको लिखते हैं। यह वैल्यू हमें पता नहीं हो सकती, ठीक है, फिक्स नहीं होती। चलिए फिर निकालते हैं। चलो बेटा, अब क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन फर्स्ट है इसकी लेफ्ट हैंड डायमेंशन की भी देखेंगे हम लोग डायमेंशन, और राइट हैंड डायमेंशन देखेंगे। तो बताओ डायमेंशन ऑफ T, मैं ये लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ T। बताओ T की डायमेंशन क्या होगी? नाउ बाय इक्वेटिंग द डायमेंशन, नाउ, या मत लिखो, बस डायरेक्टली डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ T, मैं यहां लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T टाइम पीरियड है, तो क्या होगा बच्चा, इसकी डायमेंशन T होगा, है ना। तो इसका टाइम पीरियड की डायमेंशन ऑफ T क्या होगा, टाइम, एक काम करते हैं इस तरीके से लिखो, इकट्ठा लिख के चलोगे ज्यादा बेटर पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ T मत लिखो, ऐसे लिख लो, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसकी T हो गई, ठीक है, डायमेंशन T हो गई। अब बताओ मास है, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M की पावर X, इसकी क्या होती है L, तो हो गया L की पावर Y, G, एक्सेलरेशन क्या होती है LT -2, क्या होती है बच्चों, LT -2,
तो क्या लिख के चलेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, क्या लिख देंगे? LT-2 की पावर Z। ठीक, तो इस तरीके से हमने बातचीत कर ली। अब चलो सबको एक साथ लिख देते हैं। देखो Z का ऊपर पावर इसके साथ दोनों के साथ लग जाएगा, तो हम यहां लिखते हैं T की डायमेंशन इस तरीके से इज इक्वल टू M की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? X। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगी? L की डायमेंशन। देखो अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, सबके साथ लिखेंगे बेटा। अभी रुक जाओ, लिखते हैं L की पावर Y, यहाँ हो जाएगा फिर L की पावर Z, T की पावर -2Z। ठीक है, ये हो जाएगी कहानी, ये हो जाएगी कहानी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कहानी क्या है, सिस्टम क्या है? देखो बच्चों, M की पावर X, L की पावर Y है ना। अच्छा देखो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, Y + Z, और T की पावर क्या हो जाएगा? -2Z। ठीक है, ये हो गई कहानी, ये T हो गया। ठीक है, हमने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया। अब चलो डायमेंशन क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, पावर इक्वेट करते हैं बेटा। पावर इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखिए, यहाँ पर M की पावर क्या है? 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी बच्चा? X की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों 0 आ गई X की वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे देखो मास नहीं है, इक्वेट करेंगे पावर को। यहाँ पर केवल T है, न मास है न लेंथ है, तो लेंथ की पावर यानी कि Y + Z भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि लेंथ भी यहाँ नहीं है, लेकिन टाइम T है, तो इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? -2Z के। तो -2Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो Z की जो वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, और X, अब Z की वैल्यू यहां रखोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू रखो -1/2 इज इक्वल टू 0, तो Y की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2। तो इस तरीके से हमारा टारगेट क्या होता है बच्चा? m, x, y और z की वैल्यू निकालना। अब निकाल लिए हो, अब कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन में। तो t की जो वैल्यू मिल जाएगी, t इज इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर, y की वैल्यू क्या है? हाफ, और z की पावर यानी g की वैल्यू क्या है? -हाफ। और सबको अच्छे से पता है m की पावर 0 का मतलब 1, कोई बात नहीं, खत्म। क्या है? l की पावर हाफ मतलब रूट बन जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो देखा जाए तो t इज इक्वल टू बन गया k √l, और अपॉन में g की पावर क्या हो जाएगा? हाफ। कैसे? क्योंकि जब ऊपर माइनस नीचे जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां देखो अब क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू k, यहां क्या हो जाएगा? g भी किस पे चला जाएगा? अंडर रूट में, क्योंकि पावर हाफ है, तो k √l अपॉन √g। ठीक है, तो इकट्ठा एक साथ लिख दें, तो t की जो वैल्यू आ गई k √l अपॉन g। यही होता है आपका क्या? पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्या होता है बच्चों? पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। और बाई एक्सपेरिमेंट जो k की वैल्यू आप देखते हो ना, t की वैल्यू क्या होती है? देखो t इक्वल होता है 2π √l अपॉन g, तो k 2π कहां से आया? बाई एक्सपेरिमेंट, तो आप उसको बाई एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप 1-2 बार लेक्चर को जरूर देखिए, जिससे आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।